आदाब। कल्चरल बाज़ार के एक नए एपिसोड में आप सबका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। सबसे पहले तो आप लोगों की तारीफ़ के लिए और आप लोगों ने जिस तरह हमारे पिछले एपिसोड को पसंद किया है और इतनी बड़ी तादाद में अपने रिएक्शंस और रिस्पॉन्स भेजे हैं, उस सब के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। यकीन मानिए कि इस प्रोग्राम में हम जो कुछ भी आपके सामने कहते हैं वो बिल्कुल बरजस्ता और बेसाख्ता बातें होती हैं। वही ज़बान है जो हमने बचपन से सुनी है, रचे बसे जुमले हैं कानों में जो आपके सामने दोहरा देते हैं। एक मरतबा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत और इस सताइश के लिए। जैसा कि हमने पिछली मरतबा अर्ज़ किया था कि हम लखनऊ के अलग अलग ग्रुप्स जो हैं पॉपुलेशन के और अलग अलग जो लोग हैं उनके बारे में वक्तन फ़वक्तन आपसे बातचीत करेंगे। आज बारी है पारसी लोगों के बारे में ज़िक्र करने की। लखनऊ सिर्फ़ किसी एक समाज या किसी एक तबके का बनाया हुआ शहर नहीं, बल्कि सभी लोगों ने इस शहर को बनाने में और इसका जो कल्चर है, जो इसकी तहज़ीब और तमद्दुन है और जो इसका रंग है, जो इसकी लय है, उसमें अपना अपना ताउन दिया। पारसियों ने यूँ तो लखनऊ में कोई बड़ी इमारतें नहीं बनाई, कोई बड़े इदारे नहीं कायम किए, लेकिन उनका एक कंट्रीब्यूशन ज़रूर है और जो बहुत ही वाहिद है पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन लखनऊ के राजभवनों की तारीख़ में। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद दूसरे हिंदुस्तानी गवर्नर जो यूपी, यानी उस ज़माने में उत्तर प्रदेश नहीं था बल्कि ये यूनाइटेड प्रोविंसेस था, उसके जो दूसरे गवर्नर थे सरोजिनी नायडू साहिबा के बाद वो थे सर होमी मोदी। होमी मोदी साहब, रूसी मोदी और पीलू मोदी जो दोनों बहुत मशहूर लोग हुए हैं पारसी कम्युनिटी में, उनके वालिद थे। होमी मोदी साहब का एक पेट था जिसको वो अपने साथ लखनऊ राजभवन में लाए थे। पेट से आप लोगों को ख्याल आया वो शायद कोई कुत्ता था। जी नहीं, वो एक शेर था, एक टाइगर था जो होमी मोदी साहब का पेट था। वो लखनऊ राजभवन में लेकर उसको बाकायदा टहलते थे, उसके गले में पट्टा डाल के। और ये बात हमको उन लोगों ने बताई है कि जिनकी उस ज़माने में राजभवन के सामने एक बहुत बड़ी वाइन शॉप थी और एक वो भी थी जिसको कहते हैं कि एक जनरल मर्चेंट स्टोर भी था, सोहराब जी डाबू साहब का। उनके ग्रैंडसन ने और उनके ग्रैंडसन के जो बेटे हैं यानी साइरस खेरावाला, जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमको आज के लखनऊ के पारसियों के बारे में बहुत सी जानकारी दी है, उनके हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार भी हैं। तो ये शेर जो था वो जब तक होमी मोदी साहब लखनऊ राजभवन में गवर्नर रहे वो उनके साथ रहा। जब वो यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने इसको लखनऊ ज़ू को दे दिया और लखनऊ ज़ू में उसके लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा, एक बहुत बड़ा इंक्लोजर बनाया गया था और उस टाइगर का नाम था राजा, जो बहुत दिन तक लखनऊ ज़ू में रहा और लोगों को सर होमी मोदी की याद दिलाता रहा। पारसियों की एक ख़ास शौक़ था जिसने लखनऊ को एक इनफिरादियत और एक पिक्युलैरिटी इस तरह से फराहम की। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में पारसियों की आमद हुई थी करीब 790 ईस्वी में। ये लोग ईरान से आए थे, संजान में आए और वहाँ आबाद हुए और वहाँ इनका वहीं करीब उडवाडा में जो है वो इनका आतिश बहराम जो इनकी ख़ास फायर टेम्पल होता है वो वहाँ पर कायम किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लखनऊ में पारसियों की आमद कब हुई? लखनऊ में पारसियों की आमद हुई 1840 के दौरान, जब अवध के बादशाह थे नवाब मोहम्मद अली शाह बहादुर। मोहम्मद अली शाह बहादुर वही बादशाह थे जिन्होंने छोटा इमाम बाड़ा बनवाया है, सतखंडा बनवाया है और लखनऊ की जुमा मस्जिद उन्होंने तामीर करवाई थी। मोहम्मद अली शाह का ज़माना बहुत ही खुशगवार ज़माना था और ये सुन करके यहाँ के लोग और यहाँ के बादशाह हुक्मरान जो हैं बहुत फ़राग़ दिल हैं। वो अच्छी चीज़ों को और फ़न लतीफ़ा को और आर्ट को और कल्चर को बहुत फ़रोग़ देते हैं। लिहाजा ये सुनकर एक पारसी जेंटलमैन थे जिनका नाम था नौरोजी दमका वाला, वो सूरत से घोड़े पर सवार होकर लखनऊ तशरीफ़ लाए। दमका वाला साहब का जो कारोबार था वो था रेशम का और मोतियों का, सच्चे मोतियों का। इन्होंने यहाँ कारोबार तो किया ही और बादशाह से इजाज़त मांगी कि लखनऊ बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बड़ा खुश मिजाज लोग हैं, तो हम यहाँ रहना चाहते हैं। उस ज़माने में कोई वीज़ा पासपोर्ट तो होता नहीं था, लिहाजा बादशाह से इजाज़त लेनी पड़ती थी। बादशाह ने इनको इजाज़त दे दी और उनके रहने का एक जगह भी मुहैया करवाई। दमका वाला साहब का ख़ानदान जो था वो मोतियों और सिल्क के व्यापार के अलावा ये लोग गाड़ियाँ वगैरह, जो कोचेज़ होते थे उस ज़माने में, जो बग्गियाँ होती थी, टम टम होते थे, वो रईसों और दरबार के लिए बनाया करते थे।
दमकावाला साहब का ख़ानदान जब से लेकर यानी 1840 से लेकर आज तक उसी जगह पर आबाद है जो इनको बादशाह मोहम्मद अली शाह ने फराहम की थी। वो जगह है जिसको जाना जाता है अवाबाई मेंशन के नाम से। ये ख़ास ऐन हज़रतगंज चौराहे पे यानी जो GPO वाला चौराहा है उस पर सिविल अस्पताल की तरफ जब आप मुड़ते हैं तो वहीं पर ये बिल्डिंग है। उमूमन लोग इसको विक्का जी बिल्डिंग भी कहते हैं क्योंकि अब जो इनके वारिस वहाँ पर रहते हैं उनका सरनेम है विक्का जी, और इनकी जो फैमिली की, इनके ख़ानदान की जो सबसे नुमायाँ शख्सियत हैं वो ज़रीन विक्का जी हैं, मिस ज़रीन विक्का जी, जो लोरेटो कॉन्वेंट में और उसके बाद अवध गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ाती थी, उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, और लखनऊ के सोशल सर्कल्स में बहुत एक्टिव हैं और तकरीबन 8 बरस तक पारसी अंजुमन की सदर या प्रेसिडेंट भी रही हैं। आजकल पारसी अंजुमन के सदर हैं मिस्टर होमी एस सिपाही साहब, जो सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ाते भी थे पहले। एक ज़माने में सुनते हैं कि लखनऊ में पारसियों के करीब 140 ख़ानदान रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 16 या 17 फैमिलीज़ रह गई हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग पारसी अंजुमन में ही रहते हैं, और पारसी अंजुमन के पीछे ही इन लोगों का एक कब्रिस्तान भी है जिसको कहते हैं हुरमुस बाग। लखनऊ में कोई अगियारी नहीं है पारसियों की, और कोई दस्तूर जी यानी जो उनके प्रीस्ट होते हैं वो भी नहीं है। जब किसी को नवजोत वगैरह जो इनकी सेरेमनीज़ होती हैं उसमें अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो कानपुर से बुलाए जाते हैं। कानपुर में पारसी कुछ ज़्यादा हैं और उनका बड़ा सेटअप है वहाँ पर। एक मिस्टर बोमन खुदाई जी हुआ करते थे, बड़े सीनियर IAS ऑफिसर थे, वो भी पारसी थे। और एक साहिबा थी, उनका नाम था हुटॉक्सी बॉगली। हुटॉक्सी बॉगली हमारी क्लास फेलो भी थी, वो भी पारसी थी, और वो इंडियन हॉकी टीम की गोलकीपर थी। आपको याद होगा जब मॉस्को ओलंपिक हुआ था तो हुटॉक्सी उसमें खेलने। ये तो थी लखनऊ की पारसी बिरादरी के बारे में कुछ बहुत ही मुख्तसर सी बातें। अब उन बातों का जिक्र कि जिनको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, लखनऊ की ज़बान। आज आपको हम आशना कराते हैं 2-3 लखनऊ में बहुत ही उर्फ़ आम में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनसे। पहले बात करते हैं बुरानी की। बुरानी उस पतले रायते को कहते हैं कि जो लखनऊ में पुलाव या बिरयानी के साथ खाया जाता है। ये बहुत हाजिम माना जाता है और इसको अक्सर लोग पुलाव में या बिरयानी में मिला के भी खाते हैं, और इसको बाज़ लोग अपने आज़मे को और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा इसको पी भी लेते हैं। बुरानी जो है वो बहुत ही पतला दही, उसमें लहसुन और उसके साथ पिसी हुई लाल मिर्चें और ऊपर से ज़ीरे का बघार उसको दिया जाता है, और बहुत ही पतला होता है। ये वैसा नहीं होता है जैसे आम शहरों में दही होता है जो बिरयानी के साथ दिया जाता है। दूसरा लफ्ज़ है बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है, वो है इख्तिलाज। इख्तिलाज कहते हैं घबराहट को, परेशानी को। अब इसी से निकला है इख्तिलाजी मिजाज। कुछ लोग होते हैं, कहा जाता है उनसे ना कहना, उनका बड़ा इख्तिलाजी मिजाज, यानी वो जल्दी घबरा जाते हैं, इसलिए उनको कोई फ़िक्र वाली बात ना बताना। और एक होती है इख्तिलाजी कैफियत। इख्तिलाजी कैफियत होती है यानी पैल्पिटेशन होना। और ये एक ज़माने में हमारे बचपन में भी और लड़कपन में भी लखनऊ में गर्मियों की शाम को औरतों को बहुत होता था, और घरों से अक्सर अंगनाइयों से आवाज़ आती थी, हाय 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 हाय, औरतें चीख रही हैं लेटी हुई, और मालूम हुआ क्या हुआ तो उसके इशारे होते थे ख़ास। जो उनके पास औरत बैठी हुई हैं उनसे पूछा इनको क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे इशारा करती थी, यानी इनको इख्तिलाज हो रहा है, इनका पैल्पिटेशन हो रहा है। और उसका जब बयान होता था क्या ये है, उनके कलेजे पे कान लगाया तो मालूम हुआ जैसे जंगली कबूतर फड़फड़ा रहा है, यानी इतनी तेज़ तेज़ उनका दिल चल रहा था। और एक बहुत उस ज़माने में बहुत ही पॉपुलर दवा होती थी कोरोमीन, और पता नहीं होती कि नहीं होती, उसके 2-3 ड्रॉप्स, बड़े से ग्लासेस तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे उस ज़माने में, कटोरे तांबे के होते थे, खूब किए हुए, कलई किए हुए, उसमें 2-3 ड्रॉप डाल के पानी जब पिला देते थे तो लोगों का दिल उससे ठहर जाता था। इख्तिलाज के साथ साथ एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है माले खूलिया। माले खूलिया यानी लोगों को किसी बीमारी का अपने ऊपर लाद लेना एक शख्स होता है। अब किसी को ये हो गया कि साहब हमारे पेट में दर्द रहता है या हमें फ़लाँ बीमारी हो गई, इसको कहते हैं माले खूलिया। वो इसके लिए कहते हैं कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो जो लोग हमेशा बीमारी का अपने रोते रहते हैं और उसका कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई इन्वेस्टिगेशन में निकलती नहीं है, तो कहते हैं इनको माले खूलिया। कुछ हमारी ज़बान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनका बिल्कुल बराह रास्त एक ताल्लुक़ है हिंदू माइथोलॉजी से। लखनऊ में जो बहुत लड़ाका औरतें होती हैं, बड़ी शोला मिजाज जो औरतें होती हैं, बात बात पे लड़ती हैं, कहते हैं हवा से लड़ती हैं, ये उनको कहते हैं लंका है। कहते हैं वो बड़ी लंका है, मतलब बहुत लड़ाका है। लंका कौन?
लंका, रावण वाली लंका जहाँ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जला दी गई थी, इसलिए उन औरतों को लंका कहा जाता है। ऐसी ही औरतों को इसी ज़बान में परकाला भी कहते हैं, यानी परकाला माने बहुत शोला मिजाज, बहुत आग लगाने वाली औरतें होती हैं, उनको परकाला कहा जाता है। किसी गुजरी हुई बुरी बात को जब रेफ़र किया जाता है लखनऊ में, उसका जिक्र होता है तो कहते हैं अब से दूर, 7 कुरान दरमियान, 7 समंदर पार, शैतान के कान बहरे। ये किसी बुरी चीज़ कह के अब से दूर, जब वो बहुत बीमार थे, थू थू नौज, और नौज भी बहुत इस्तेमाल होता है। नौज के माने होते हैं खुदा न खास्ता, ए नौज, ये बहुत कहा जाता है। नौज माने खुदा न खास्ता। 7 कुरान दरमियान, 7 समंदर पार, शैतान के कान बहरे, ये सब एक्सप्रेशन ख़ास पुरानी लखनऊ का है। और ये तो आम तौर पर सुना ही जाता है कि सुना है कि दुश्मनों को बुखार है। अगर किसी को बुखार है तो उसका नाम नहीं लेते हैं, बल्कि कहते हैं कि सुना है उनके दुश्मनों को बुखार हो गया है, उनके दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है। और एक बात और है लखनऊ की तहजीब में, अच्छी बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना। मसलन किसी बच्चे की सालगिरह है, उसकी बर्थडे है, अगर वो 5 साल का हो गया तो कहेंगे माशाल्लाह से 500 बरस के हो गए हैं, उसको बढ़ा के कहेंगे ताकि अच्छा इसको एक शगुन माना जाता है। किसी एपिसोड में हमने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि किस्से इस कदर हैं कि उसके लिए एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है कि वो सारे किस्से बयान किए जा सकें, लेकिन फिर भी इन 10-12 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ वो सब बातें शेयर करें कि जो आपको अच्छी लगें। अगली मरतबा के एपिसोड में हम आपको लखनऊ के बहुत ही दिलचस्प 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे। एक है आई रब्बो, जो वहाँ के बड़े मशहूर हॉकर हुआ करते थे, उनकी क्या खूबी थी वो आपको हम एपिसोड में बताएंगे। दूसरे बीर बुट्टी, बीर बुट्टी साहब को लोग शीशे वाले नवाब या शीशे के नवाब भी कहते थे। तीसरे हैं अकबरी गेट के बादशाह, और चौथे साहब हैं नवाब साहब हुक्काम रस, जो सांवले नवाब भी कहलाते थे। लखनऊ का तरीक़ा है, अगर कोई ज़रा गहरे रंग का है, यानी हमसे भी गहरे रंग का अगर कोई है तो उसको काला नहीं कहते हैं, कहते हैं सांवले हैं ये। तो वो थे बहुत गहरे रंग के, लेकिन उनको इनकिसारी में और ह्यूमिलिटी में और तमीज़ में उनको सांवले नवाब कहा जाता था। और हुक्काम रस के माने होते हैं जिनकी रसाई हुक्कामों तक हो, हाकिमों तक पहुँच हो। रसाई के माने अप्रोच, पहुँच। तो वो लोग ये समझते थे, और थी भी कुछ उनकी बड़े बड़े अफसरों में बहुत पैठ थी, इसलिए वो नवाब साहब हुक्काम रस कहलाते थे। इन चारों कैरेक्टर से हम आपको आशना करवाएंगे अगले एपिसोड में। आइए अब जिक्र करते हैं कुछ दिलचस्प रिएक्शंस का। सैयद हुसैन साहब ने लिखा है, जब हमने लखनऊ की टकसाली ज़बान की बात की थी कि कर दीजिए को कहते हैं कर दिए, तो उन्होंने लिखा ज़रा सा को कहते हैं ज़ई सा, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। और कबूतरों की ढाबली को कहते हैं काबुक, और मुर्गियों की ढाबली को कहते हैं ढाबली, जिसमें वो बंद की जाती हैं या टापे में बंद की जाती थी मुर्गियाँ। हुसैन अफसर साहब ने याद दिलाया है हमको कि लखनऊ के पुराने इलाके में एक मैदान है जिसको कहते हैं इलच खां का मैदान। वो इलच खां का मैदान नहीं है, वो टकसाली ज़बान में बिगड़ के एलएच खां का मैदान था, जो इलच खां का मैदान हो गया। एलएच से वो इलच खान हो गया। और जुल्फ़िकार रिज़वी साहब ने फरमाया है कि लखनऊ में सादिक को हमेशा सादक कहा गया, इसीलिए गोलागंज में नवाब सादक अली खां शीश महल थे, उनको उनके घर को का नाम था सादक मंजिल, जबकि वो सादिक लिखा जाता था लेकिन कहते सादक मंजिल थे। सुनीता द्विवेदी साहब ने कहा है कि लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट को टकसाली ज़बान में, क्योंकि वहाँ नन्स रहती हैं, तो उनको देख के रिक्शे वाले कहते हैं भक्तिन स्कूल, कि वहाँ भक्तिनें पढ़ाती हैं, यानी नन्स जो होती हैं वो भक्तिनें हैं, तो भक्तिन स्कूल कहलाता है। लोरेटो कॉन्वेंट रिक्शे वाले कहते हैं उसको। अच्छा, हमारे वाजपेयियों वाला एपिसोड था, उसके बहुत से रिएक्शन हमारे पास आए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, खुसूसन वाजपेयी लोगों ने। सर गिरजा शंकर वाजपेयी के वो साहबजादे जो चाइना में एम्बेसडर थे, यूएस में भी एम्बेसडर रहे हैं, के शंकर वाजपेयी साहब ने हमसे ये ख्वाहिश जाहिर की है कि हम इस पर भी कुछ बातचीत करें कि आखिर ये कन्नौजी ब्राह्मणों को काने कुब्ज ब्राह्मण क्यों कहा जाता। हम आपसे वादा तो नहीं करते, लेकिन अगर इस पर हमें कोई जानकारी और मोतबर जानकारी अगर कोई हमें मिलती है तो हम इस पर आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिर ये कन्नौज के ब्राह्मणों को काने कुब्ज क्यों कहा जाने लगा। मंजीत सिंह रैना साहब ने कहा है कि जो हमने कहा था कि लखनऊ में पटियाले कहते हैं, आगरे कहते हैं, कलकत्ते कहते हैं, उन्होंने कहा पंजाब में भी लोग ऐसे ही इन शहरों का नाम लेते हैं। इसका मतलब ये टकसाली ज़बान जो है ये पंजाब में भी इसी तरह से बोली जाती थी, या वहाँ से यहाँ आई या यहाँ से वहाँ गई, इसका तो अभी कोई मोतबर सबूत नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ भी लोग पटियाला को पटियाले
कलकत्ता को कलकत्ते यानी पंजाबी लोग, और आगरा को आगरे ही कहते हैं। आज की मुलाकात यहीं पर तमाम होती है, इस गुजारिश के साथ कि आप इस चैनल को देखें, हमारे एपिसोड्स को खूब शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका ही चैनल है, इसका नाम है कल्चर बाज़ार। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी उन लखनऊ के 4 कैरेक्टर्स के साथ जिनका हमने अभी आपसे जिक्र किया था। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।